Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video we are gonna cover the chapter 3 of Indian economic development, that is economic reforms since 1991, that is the new economic policy we say. Okay, तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग ने 1950 to 1990 तक पढ़ा और इस चैप्टर में उसका आगे का कंटिन्यूशन मतलब कि 1991 से पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. तो मतलब ओवरव्यू देने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइंड में ले जाती हूँ आप लोग को पिछले चैप्टर में. तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि 1950 से 1990 में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में या कहो तो फॉरेन सेक्टर में. तो इसका फ़ायदा तो ठीक है हुआ कि मतलब मान लो जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था वो ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, एग्रीकल्चर और ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया और ज़्यादा उसकी ग्रोथ होने लगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाइवर्सिफाई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ, स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हुआ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ. बट क्या वो सफिशिएंट था? नहीं था. ये मैंने एंड में पिछले वीडियो के भी बताया था कि ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ रहा था, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स इंगेज थी वो कम नहीं हो रही थी, वो अभी भी 65% थी. ठीक है, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर वो लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रही थी, इसलिए उन लोग को मजबूरन दोबारा एग्रीकल्चर को ही ज्वाइन करना पड़ रहा था. ठीक है, और उसके बाद इस कारण बहुत ज़्यादा रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें हो रही थी. प्लस जो बहुत सारी रेगुलेशंस लगा दिए गए थे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ हुई थी जिसमें कि बहुत सारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया था, पब्लिक एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया गया था, वो भी फेल हो गया. क्यों? क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिवनेस थी नहीं मार्केट में, इसलिए जो भी एंटरप्राइजेस थी वो इनएफिशिएंट हो गई, करप्ट हो गई, अच्छे से वर्क नहीं करती थी. इसलिए कहीं ना कहीं 1950 to 1990 तक हम लोग की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा सही प्रूफ नहीं हुई. बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस थे, मतलब कि डिसएडवांटेजेस इस हद तक थे कि 1991 में हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा थे. ऑल्दो हमारे पास इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लगी हुई थी हमारी कंट्री में, है ना, फिर भी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा थे. उसके बाद जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत कम थे, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाएं बाय इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज़ ना करें इन इम्पोर्टिंग गुड्स, रादर देन उन लोग को ये प्रमोट करना चाहिए था कि उन लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आए. ठीक है, तो इस कारण हमारी कंट्री में उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, इतना कम था कि हम लोग 2 हफ्ते के लिए भी पेट्रोल नहीं इंपोर्ट कर सकते थे, मतलब इस हद तक कम था. उसके बाद हमारे पास बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स थी, लेकिन उसको भी हम लोग रीपे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत बुरी थी और इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा था. इन्फ्लेशन कब होता है? जब गुड्स आपकी इकोनॉमी में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और डिमांड उनकी ज़्यादा है. तो डेफिनेटली अगर सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उन गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था. सो इन सब कारणों से फिर 1991 में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया कि यार हमें थोड़ा कर्ज़ा दे दो, हमें बोरोइंग्स करनी है आपसे क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सफिशिएंट पैसा नहीं है, हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे. लेकिन उस टाइम पे जो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन सबको जब अप्रोच किया तो इन लोग ने यही कहा कि हम आपको दे तो देंगे लेकिन बदले में आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, लाइसेंसेस, रेगुलेशंस इतने सारे जो लगाए हैं वो सब हटाना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा फॉर ग्लोबल कंपनीज एज वेल, और उसके बाद जो भी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं इन सबको कम करना पड़ेगा, तब हम आपको लोन देंगे. और इसी कारण 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, NEP, और इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स थे बेसिकली, हम लोग कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं.
तो ये हो गया एक चैप्टर का क्विक इंट्रोडक्शन। ओवरव्यू में मैंने यही लिखा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी बाय पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 1950 टू 1990। तो इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है। मतलब कि एनईपी के अंदर हम लोग क्या सुन रहे हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। तो आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भाई होते क्या है, पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम लोग डेफिनेशन कहें तो क्या होगा, दीज आर द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि वो सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिनका एम था कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, और ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो पेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो, तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, वो सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अगर हम लोग मिला दें तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहला दी जाती हैं। अब 1991 में इंडिया में दो तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, या फिर कह सकते हैं कि दो तरीके के मेजर्स थे उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। पहले थे स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स या कह लो स्टेबलाइजेशन मेजर्स। तो जो स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स थे वो शॉर्ट टर्म के लिए लाए गए थे, और इनका एम था कि जो बीओपी में डेफिसिट है ना उसको करेक्ट करें और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करें। सो स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स वर ब्रॉट फॉर शॉर्ट टर्म एंड द एम वॉज टू करेक्ट द डेफिसिट इन बीओपी एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो लॉन्ग टर्म के लिए लाए गए थे, और इनका एम क्या था कि इकोनॉमी में कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए और जो रिजिडिटीज़ हैं उनको कम किया जाए। ओके, सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स वर ब्रॉट फॉर लॉन्ग टर्म एंड द एम वॉज टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूस द रिजिडिटीज़ इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। Now let's jump to the main topic of the chapter, that is न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लाई गई, इंडियन गवर्नमेंट ने लाई, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो कि इकोनॉमी को उन 90s के क्राइसिस से बाहर निकाल सके। अब वो 90s के क्राइसिस के बारे में मैं बता चुकी हूँ क्या क्या था। इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे, फॉरेक्स रिजर्व सफिशिएंट नहीं थे, बोरोइंग्स को पे करने के लिए भी मनी नहीं था, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। सो इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए उन सब को मिला के हम लोग बोल देते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अनफोल्डिंग अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 90s। ओके, सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 एलिमेंट्स थे। ओके, 3 एलिमेंट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है अपना लिबरलाइजेशन। तो पहले समझते हैं कि आखिर लिबरलाइजेशन होता क्या है। ओके, सो लिबरलाइजेशन मीन्स द फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के कंट्रोल से प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्री थे। मतलब गवर्नमेंट का अब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, ना डायरेक्ट कंट्रोल ना कोई फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स वर फ्री फ्रॉम एनी डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो मार्केट फोर्सेस थे उन पे ज़्यादा रिलाई किया गया। पहले क्या था, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन अब मार्केट फोर्सेस को मेन बनाया गया, मतलब कि उन लोग डिसाइड करने लगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 1991 के पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल्स, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, ताकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ना, जो उनकी जो ग्रोथ है वो एक हद के अंदर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए और उनका कंट्री के फिनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड ना हो जाए। तो ये सब सोच के पहले 1991 के पहले गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में रखा था। लेकिन फिर इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कंट्री में करप्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा काम में डिलेज़ होने लगे। अभी भी देखो तो गवर्नमेंट का काम हमेशा मतलब डिलेड ही माना जाता है कि हमेशा देर होती है उन कामों में। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हो गई, जिसके कारण हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट गिर गया और हमारी इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। ठीक है,
तो इन सब कारणों से फिर एनईपी को लाना पड़ा और एनईपी के अंदर लिबरलाइजेशन आया, जिसके अंदर ये लाइसेंसिंग और रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स आते हैं: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को अगर हम लोग को एक फ्रेज में सम अप करना हो तो हम क्या कहेंगे? डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो इतने सारे रेगुलेशंस लगा के रखे थे ना, उन सब रेगुलेशंस को हटा दिया गया। तो अब क्या क्या रेगुलेशंस हटाए गए? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस की ज़रूरत थी, मतलब कोई भी अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो पहले उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, एक्सेप्ट फॉर सम इंडस्ट्रीज़ लाइक ऑफ लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब कि पहले पब्लिक सेक्टर मेन था, अब पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मतलब कि पब्लिक सेक्टर के रोल में थोड़ा सा कमी की गई, उसके रोल में गिरावट आई। मतलब पहले जैसे पब्लिक सेक्टर के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ आती थी, रिफॉर्म्स के बाद वो 8 हो गई और 2010-11 में वो 3 हो गई। मतलब कि अब केवल 3 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, और वो हैं एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज़ एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ डी रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। मतलब कि पहले जो प्रोडक्शन एरियाज़ केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व करके रखे गए थे ना, कि हाँ यहाँ पे केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही वर्क करेंगे इन एरियाज़ में, उन सभी एरियाज़ के वो रिजर्वेशंस को हटा दिया गया। मतलब कि अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, उनके पास भी एज सच बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं बचा था। ठीक है। तो अब जो मार्केट की फोर्सेस थी वही डिटरमाइन कर रही थी कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे, किसके लिए एलोकेट होंगे एंड कब एलोकेट होंगे। ओके। नेक्स्ट आता है अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब कि पहले तो कोटास फिक्स कर दिए गए थे कि आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा ही प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को या फिर उन कोटास को एक्सपैंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस वो प्रोड्यूसर की चॉइस के अकॉर्डिंग होता था, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता था। ओके। देन फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब पहले तो परमिशन चाहिए पड़ती थी कुछ भी इम्पोर्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन अब फ्रीडम दे दिया गया टू इम्पोर्ट दी कैपिटल गुड्स। ओके। देन आते हैं हमारे फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो अगर हम लोग 1991 के पहले देखें तो फिनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट और कंट्रोल दोनों आरबीआई करता था, और अभी देखें मतलब कि रिफॉर्म्स के बाद कह लें तो आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का हो गया। अब देखो पहले जब वो रेगुलेटर था तो मतलब क्या करता था वो कि इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वही फिक्स करता था कमर्शियल बैंक्स के लिए, लेकिन अब जब वो फैसिलिटेटर बन गया तो वो फैसिलिटेट करता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस और कमर्शियल बैंक्स को ही उनका इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फिक्स करने देता है। मतलब कि अब वो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर में उतनी दखलंदाजी नहीं करता। ओके। और अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको भी अलाउ कर दिया गया टू इन्वेस्ट इन इंडियन फिनेंशियल मार्केट्स। तो ये हुए हमारे फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और फिनेंशियल सेक्टर में कौन कौन आता है? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। तो ये सब आ गए फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। उसके बाद आता है अपना टैक्स रिफॉर्म्स। तो पहले तो टैक्स 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो जिनका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते और जो हमारी इनकम पे इम्पोज होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो जिनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं और जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज होते हैं, जैसे कि जीएसटी। एज सिंपल एज दैट। ओके। तो अगर रिफॉर्म्स के पहले की बात करें तो जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और जो टैक्स रेट थे वो बहुत हाई थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा टैक्स इवेजन होता था। मतलब कि लोग टैक्स पे नहीं करते थे और जिसके कारण गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लॉस होता था। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद जो इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स था, इन सब को कम कर दिया गया। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर दिया गया। जीएसटी भी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि
एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम था पूरे इंडिया के लिए, और इस सब के चलते जो टैक्स कंप्लायंस थी वो बढ़ी और इसके कारण जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू था वो भी बढ़ा। तो ये रहा हमारा टैक्स रिफॉर्म। और जो टैक्स रिफॉर्म था वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट था। फिस्कल पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसके थ्रू वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके। पॉलिसी दैट सीक्स टू अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय मैनेजिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा थे ना, एक्सपोर्ट्स थे, तो उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहला स्टेप लिया गया था वो था डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू हम वर्ल्ड की बाकी करेंसीज़ की वैल्यू कंपैरिजन में डिक्रीज़ कर देते हैं। मतलब इंग्लिश में कहें तो लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आर करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। और जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है या फिर उसको डी वैल्यू कर दिया जाता है, तब जो हमारी करेंसी है वो फॉरेनर्स को सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेफिनेटली जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री में आता है और हमारा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। अब अभी आपको ये डिवैल्यूएशन वाला समझ नहीं आया हो तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो डिवैल्यूएशन है ना, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। फॉरेन मतलब चैप्टर का नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट फॉरेन एक्सचेंज रेट ही शायद चैप्टर का टाइटल है, और उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिवैल्यूएशन वाला टॉपिक समझेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो उतना लोड मत लो, बस इतना समझ लो कि डिवैल्यूएशन किया गया जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स राइज हुए और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। ठीक है, और एक और चीज़ हुई थी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, वो था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट होता है ना, वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं, गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती हैं। अब इसके बारे में डिटेल भी हम लोग वही फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अभी बस इतना याद रखो कि फ्लोट एक्सचेंज रेट वो सिस्टम होता है जिसमें कि जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। ठीक है, या फिर कहें तो जो सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस है मार्केट में वो डिटरमाइन करती हैं। ओके, मैंने अभी गवर्नमेंट कहा क्या? हाँ, गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती है, मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन करती है। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत कह दिया था। उसके बाद आते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स का फोकस किस किस चीज़ में था? 3 चीज़ में उनका फोकस था। पहला तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएं, ये इंश्योर करना। दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और तीसरा, इंडिया के अंदर एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी लाना। ठीक है, तो 3 फोकस थे। पहला, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। दूसरा, इंड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड तीसरा, ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर जो जो मेजर्स लिए गए या फिर जो जो पॉलिसीज़ लाई गई वो थे डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, या कहो तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। मतलब पहले जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इतने सारे थे ना कि इतना ही इंपोर्ट होगा और इतना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। ओके, उसके बाद जो टैरिफ रेट्स थे उनको कम कर दिया गया। टैरिफ रेट्स मतलब कि जो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगते थे किसी भी सामान के, उनको गिरा दिया गया। उसके बाद जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग होती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब इंपोर्ट करने के लिए कोई भी सामान हमको लाइसेंस पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, अब वो लेना नहीं पड़ता। और उसके बाद जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी वो भी बढ़ा दी गई। अब देखो, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वाला पॉइंट अच्छा है, पूछो क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दिया तो मतलब कि जो इंडियंस हैं जो कि अपना सामान फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स को बेच रहे हैं, उनको
उनकी जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी एक तरीके से क्या है, टैक्सेस ही है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगा, जो कि हम लोग ने फॉरेन में एक्सपोर्ट की। तो अगर हम लोग ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी तो वो टैक्सेस हट गए और इस कारण जो गुड्स की कॉस्ट है वो कम हो गई और इस कारण प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए डोमेस्टिक इंडस्ट्री वालों के। और इसके कारण जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी इंडियंस की और इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बेहतर हो गई। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर 5 चीज़ें आई। पहला, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा, रिडक्शन इन टेरिफ रेट्स। तीसरा, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। और चौथा, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है अपना प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो अब प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हम लोग 3 क्वेश्चंस पे आंसर करेंगे। पहला, तो व्हाट डू वी मीन बाय प्राइवेटाइजेशन। दूसरा, व्हाई वाज इट नीडेड। और तीसरा, वाज इट गुड और बैड। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये प्राइवेटाइजेशन है क्या। तो प्राइवेटाइजेशन इज़ बेसिकली ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम द PSUs मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उसमें से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपनी ओनरशिप वापस ले ली। मतलब कि बेसिकली उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में दे दिया। अब ये गवर्नमेंट ने 2 तरीके से किया। पहला, तो जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी उनको डायरेक्टली प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल कर दिया या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दिया। या दूसरा, जो भी मिक्स्ड एंटरप्राइजेस थी, मतलब जैसे मिक्स्ड एंटरप्राइजेस कैसी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही शेयर होल्डर्स थे या फिर दोनों ही एक तरीके से कहें तो ओनर्स थे, उसमें से गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप वापस ले ली। इससे क्या हुआ कि वो एंटरप्राइजेस प्राइवेट हो गए, क्योंकि अब उसमें केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स बचे। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन इज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम PSUs. दिस वाज डन इन 2 ways. First is outright sale of government enterprises and second is withdrawal of government ownership and management from mixed enterprises. Okay, now next point, मतलब next question कि प्राइवेटाइजेशन की आखिर ज़रूरत पड़ी ही क्यों। गवर्नमेंट अगर अपने पास ही सब एंटरप्राइजेस रखती तो कंट्री का ज़्यादा भला हो सकता था। उन लोग वीकर सेक्शंस के बारे में भी सोचते। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो केवल प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो क्यों प्राइवेटाइजेशन आखिर लाया गया। तो प्राइवेटाइजेशन इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी ना, वो पुअर परफॉर्मेंस दिखा रही थी। उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो इनएफिशिएंट हो गई थी, वो करप्ट हो गई थी और एक तरीके से इकॉनमी पे बोझ साबित होने लगी थी। इसलिए हम लोग को प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ा। हालांकि कुछ एंटरप्राइजेस थी जो कि मतलब हम लोग जो कि गवर्नमेंट ने महारत्नास, मिनी रत्नास, नवरत्नास वगैरह के नाम से कैरेक्टराइज करके रखा था उन एंटरप्राइजेस को। उन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने रिटेन किया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी एंड वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही थी। तो उन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने रिटेन किया और उनकी फंक्शंस को, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, मतलब कि और बेहतर किया। बाकी मैक्सिमम एंटरप्राइजेस तो प्राइवेटाइज कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि वॉज प्राइवेटाइजेशन गुड और बैड। प्राइवेटाइजेशन अच्छा था कि बुरा। तो इसके लिए पहले हम लोग प्राइवेटाइजेशन के गेन्स डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग प्राइवेटाइजेशन के लॉसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला तो प्राइवेटाइजेशन के गेन डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। अब प्राइवेटाइजेशन में जो एंटरप्राइज का ओनर है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। तो अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर है तो डेफिनेटली अगर एंटरप्राइज में कोई भी प्रॉफिट हुआ या कोई भी लॉस हुआ वो डायरेक्टली उस प्राइवेट इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा। और प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई सोशल मोटिव तो होता नहीं है, उसका तो बस एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट, वो भी। तो इसलिए प्राइवेट एंटरप्राइजेज में जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो सोशल इंटरेस्ट से ऊपर होता है। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो 100% कमिटमेंट, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी से वर्क करते हैं, क्योंकि जो भी है वो उनका है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उनका है, लॉस हुआ तो वो उनका है। तो उन लोग तो चाहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन में एंटरप्राइजेस ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को खोल दिया
प्राइवेटाइज कर दिया, कोई लाइसेंसिंग नहीं थी, कोई कोटा नहीं था, तो इसके कारण जो पूरा मार्केट था ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो कंपनीज़ थी उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना शुरू किया, नई मतलब अपना वर्किंग स्टाइल चेंज किया ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएँ और प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ बेसिकली, है ना। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हुआ प्राइवेट एंटरप्राइजेज जनरेट हाई प्रॉफिट्स। मतलब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती हैं, जिसका रीज़न मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था कि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो सोशल इंटरेस्ट से ऊपर होता है। तो अब क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेज ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं तो उन लोग के पास इतना सरप्लस होता है कि वो प्रोडक्शन को एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई कर सकें, मतलब उन लोग और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ये भी एक कहीं ना कहीं गेन था प्राइवेटाइजेशन का। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। अब ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी क्या होता है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी मतलब होता है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो आजकल कंज्यूमर्स की चॉइस में है या फिर आजकल जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स production of goods and services is determined by the consumer's choice as reflected through market price structure, और यही consumer sovereignty होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ लॉसेस के प्राइवेटाइजेशन के, मतलब प्राइवेटाइजेशन किन मायनों में बुरा साबित हुआ। तो पहला तो था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब मुझे नहीं लगता ये पॉइंट मुझे समझाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, तो अब सोशल इंटरेस्ट तो बचा ही नहीं, तो अब क्या सोशल इंटरेस्ट, अब क्या सोशलिस्टिक पैटर्न। अब सोशलिस्टिक पैटर्न तो जा चुका था इंडियन इकोनॉमी से। उसके बाद नेक्स्ट लॉस जो है प्राइवेटाइजेशन का वो है बिकॉज ऑफ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव मीन्स टू बाय देम। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ओनर्स थे, है ना, तो उन लोग प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, और प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे मतलब वो अपनी ऑडियंस के बारे में सोच रहे थे जो उन गुड्स को डिमांड कर रही हैं, और उन्हीं डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब कि जो डिमांड कर रहा है उन्हीं के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन को तो इग्नोर कर दिया गया, और इसलिए वीकर सेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा डेप्रीवेशन फेस करना पड़ा। तो ये एक और लॉस था प्राइवेटाइजेशन का। तो ये हो गए हमारे गुड और बैड इफ़ेक्ट्स प्राइवेटाइजेशन के, एंड आई होप दैट प्राइवेटाइजेशन इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में भी हम लोग 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहला, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, दूसरा, व्हाई वाज इट नीडेड, एंड तीसरा, व्हाट वर द पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज दैट प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। So globalization is basically integrating the economy of a country with the economies of other countries। मतलब कि एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की बाकी सभी कंट्री की इकोनॉमीज़ के साथ जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ओके, सो इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों थी इंडिया को उस टाइम पे, ताकि इंडिया में डेवलप्ड नेशन से जो भी गुड्स और सर्विसेज है ना वो आ पाएँ और नई टेक्नोलॉजी आ पाए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अपग्रेड हो और हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन भी आए। तो इसलिए इंडिया को ग्लोबलाइजेशन की नीड थी, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट वर दी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज दैट प्रमोटेड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंडियन इकोनॉमी में थी। तो पहली थी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इक्विटी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया। एनईपी के पहले जो इक्विटी लिमिट थी वो 40% थी, और उसको एनईपी के बाद बढ़ा के 51 to 100% तक अलाउ कर दिया गया। ओके, उसके बाद सेकेंड था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस। मतलब कि हम लोग जो फॉरेन करेंसी है उसको सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं एट मार्केट प्राइस, और विसे द प्राइस दैट इज़ करेंटली प्रिवेलिंग इन द मार्केट। और जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है उसमें केवल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस
आई एम रियली सॉरी, उसमें केवल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं होते हैं। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस मतलब कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग मैक्रो में बीओपी में पढ़ेंगे, या फिर आप ऑलरेडी अगर पढ़ चुके होगे तो आपको पता होगा कि करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में केवल करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी कंट्रोल्स थे फॉरेन ट्रेड पे, उन सबको रिमूव कर दिया गया। और रिमूव क्यों किया गया? ताकि जो इकोनॉमी है उसमें कंपटीशन बढ़ाया जा सके, और जब कंपटीशन ज़्यादा होती है तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होता है और लेवल ऑफ एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी लाई गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन टेरिफ्स, और टेरिफ्स को भी इसलिए रिड्यूस किया गया ताकि जो कंपटीशन है उसको एनकरेज कर सकें। टेरिफ मतलब कि जो इम्पोर्ट, अगर हम लोग कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा बेसिकली टेरिफ होता है। ओके, तो उसको भी कम कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो अब हम लोग ने WTO को प्रॉमिस तो किया था कि आप हमको लोन दे दो, ठीक है, हम आपकी शर्तें मानते हैं और सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सब कुछ हटा देंगे हम अपनी इकोनॉमी से। तो वही किया हम लोग ने, विड्रॉल ऑफ ऑल दी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉलिसी स्ट्रैटेजीज दैट प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स का, मतलब क्या होते हैं ये। तो टेरिफ बैरियर्स आर बेसिकली बैरियर्स और इम्पोर्ट्स थ्रू हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब कि कोई भी सामान अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर हम लोग को हाई इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर हाई टैक्स पे करना पड़ता है। और नॉन टेरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटम ऑफ इम्पोर्ट्स, मतलब कि एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इतना इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट। ओके, उसके बाद एक और चीज़ आती है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली जैसा कि नाम ही बता रहा है, बाय मतलब टू, मल्टी मतलब मैनी। तो बायलैटरल मतलब कि जब एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है तो वो होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और मल्टीलैटरल मतलब जब एक कंट्री बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है तो वो मल्टीलैटरल। ओके, सो बायलैटरल इज़ द ट्रेड कंट्री ऑफ वन कंट्री विद द अदर, and multilateral is the trade agreement of one country with many countries of the world. Okay, so I hope it is clear. अब हम लोग थोड़ा सा WTO के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1948 में बेसिकली एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, गैट नाम की एक एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी 23 कंट्रीज़ मेंबर्स थी। और वो एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सभी मल्टीलैटरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करती थी, सब कुछ सुपरवाइज करती थी और कोशिश करती थी कि हर एक कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड पर्पस के लिए, मतलब कि हर एक कंट्री के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो ट्रेड की। बट फिर जनवरी 1, 1995 में गैट को WTO ने रिप्लेस किया। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस टाइम पे एक माराकेश एग्रीमेंट साइन किया गया। माराकेश बेसिकली एक जगह है एंड ये आप लोग का टास्क है फाइंड करना कि माराकेश किस कंट्री में है। तो उस टाइम पे एक माराकेश एग्रीमेंट साइन किया गया और इस एग्रीमेंट को 123 कंट्रीज़ ने साइन किया था और वो सब WTO की मेंबर्स बन गई। और अगर करेंटली बात करें तो WTO के 164 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। ओके, अब थोड़ा सा WTO के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स, मतलब जो भी टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, उन सभी बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। दूसरा, प्रमोट कंपटीशन एंड फ्री एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। तो जो भी पूरा वर्ल्ड है उसमें कंपटीशन प्रमोट करें, मतलब कि अगर फॉरेन कंपनीज़ भी आके आपकी कंट्री में गुड्स सेल करेंगी तो डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा होगा और हर एक कंट्री के पास फ्री एक्सेस हो ग्लोबल मार्केट का, ये भी WTO इंश्योर करती है। उसके बाद WTO फैसिलिटेट्स बायलैटरल एज वेल एज मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब मैंने बायलैटरल मल्टीलैटरल भी समझा दिया। तो WTO बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों ट्रेड एग्रीमेंट्स को फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद लास्ट फंक्शन होता है इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए, ये भी WTO इंश्योर करती है। तो ये हो गया हम लोग का WTO के बारे में। और अब थोड़ा सा आउटसोर्सिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली एक
तरीके का एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग जो बिज़नेस की कुछ काम को हम लोग दूसरे वर्ल्ड से करवाते हैं। मतलब बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि अपना कोई काम जो कि लाइक जैसा कोई रूटीन वर्क है जो कि हम लोग को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब कि वर्ल्ड में किसी और कंट्री से वो काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कॉल सेंटर्स हो गए, क्लिनिकल एडवाइस हो गए, ये सब। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग बेसिकली एक तरीके से कहें तो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है, क्योंकि जब इकोनॉमीज इंटीग्रेट हुई तब से आउटसोर्सिंग जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। और इंडिया एक बहुत ही पॉपुलर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है, स्पेशली अगर कॉल सेंटर्स की बात करें। उसका रीज़न पता है क्या है कि इंडिया में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना वो बहुत ही लो वेज रेट पे अवेलेबल हैं, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा काम। और दूसरा, जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो बहुत ग्रो किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है ओवर द ईयर्स। तो इन दो रीजन्स के कारण इंडिया जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग। अब हम लोग मूव करते हैं टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज़ द अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एलपीजी पॉलिसीज़ अच्छी थी क्या बुरी, अच्छी थी या बुरी, मतलब कि हम लोग कुछ गुड इफ़ेक्ट्स उसके बात करेंगे, कुछ बैड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलो गुड इफ़ेक्ट्स से शुरू करते हैं। तो पहला है वाइब्रेंट इकोनॉमी। सो एनईपी के बाद जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8.2% हो गया, जबकि एनईपी के पहले वो कितना था 5.6%। तो जिसके कारण हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई। जीडीपी ग्रोथ, अब जीडीपी क्या होता है बेसिकली कि टोटल जो भी फाइनल आउटपुट कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट अच्छा है मतलब कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है मतलब कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है मतलब कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इसने एक तरीके से कैटलिस्ट का काम किया है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया में उसने एक तरीके से ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव कर ली है। और ये मैंने अभी आउटसोर्सिंग वाले टॉपिक में भी बताया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में आउटसोर्सिंग सर्विसेज। क्यों? क्योंकि इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज़ इतना ग्रो कर रही हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अगर कंट्री में अच्छे होते हैं ना, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी कंट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मतलब कि उन लोग भी कंट्री में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो अगर उन लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एंड कंट्री का ज़्यादा भला होगा। तो इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए हैं ना, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि जो इकोनॉमी है उसमें हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखो, चेक ऑन इन्फ्लेशन मतलब कि जो एलपीजी था उसके कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो है वो बेहतर हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक तो बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो एफिशिएंसी बढ़ी, प्लस ग्लोबल कंपनीज़ भी इंडिया में आई, तो इस कारण और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगे। तो इन सब कारणों से जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है एंड डिमांड कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो प्राइस हैं वो नीचे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक सप्लायर चाहेगा कि मैं बस अपने गुड्स बेच लूँ, अपना एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर कर ही लूँ। तो इस कारण जो प्राइस था वो कम हुआ, और प्राइस कम हुआ मतलब कि इन्फ्लेशन कम हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चेक ऑन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू कंज्यूमर्स चॉइस एंड लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर विद इन देयर रीच। इसके कारण क्या होता है कि जब कंज्यूमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जो हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। उन लोग और खर्चा करते हैं क्योंकि जो उन लोग चाह रहे हैं वैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर उन लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उनका वेलफेयर स्टेटस भी बढ़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम पे इंडिया में आई, किस कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। और उस टाइम पे प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी,
क्योंकि जो उस टाइम पे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ थी ना, वो इतना सरप्लस नहीं जनरेट कर रही थी कि वो उसके मतलब उस सरप्लस को जाके उन लोग दोबारा इन्वेस्ट कर सकें, अपने प्रोडक्शन एरिया को डाइवर्सिफाई कर सकें और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। तो इसलिए जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आई तो उस कारण हम लोग की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बेहतर हो गई, और जो एक प्रॉब्लम थी ना लैक ऑफ सरप्लस की, लैक ऑफ कैपिटल की, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई। प्लस बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आई तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी भी आई, और जो उस टाइम पे इंडिया के पास टेक्नोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं ऑब्सलीट हो गई थी, पुरानी हो गई थी। तो जब वो नई टेक्नोलॉजी आई उसके कारण भी हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट, रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब एलपीजी के बाद इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, और उसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक रैंकिंग थी वो भी काफ़ी बढ़ गई। प्लस जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उनका इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आने लगा, और उन लोग और ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, देन द लास्ट पॉइंट इज़ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा तो मैं बता देती हूँ, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब कि पहले मोनोपोली मार्केट था, क्योंकि इतनी सारी बंदिशें लगा के रखी थी कि मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कोई बाहर से गुड्स आ नहीं रहे थे, केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही थी, वो भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कर रही थी। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं एक तरीके से मोनोपोली मार्केट था। लेकिन जब सब कुछ खोल दिया गया, पूरी इकोनॉमी को खोल दिया गया, तो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव मार्केट बना, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी थी, एफिशिएंसी थी, सब कुछ राइज किया, सब कुछ बढ़ा। ओके, चलो, तो अब ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब थोड़ी बुरी बुरी बातें भी कर लेते हैं, है ना, कि कुछ ना कुछ तो बैड इफ़ेक्ट्स भी हुए होंगे। तो अब उन बैड इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। पहला है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एलपीजी पॉलिसी के अंदर कहीं पे भी एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं था, एग्रीकल्चर के बारे में सोचा भी नहीं गया। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो डिक्लाइन करने लगी, क्योंकि अब उन लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ फोकस करने लगे, सर्विस सेक्टर की तरफ फोकस करने लगे। और जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने दे रखी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो भी सब्सिडीज़ को विड्रॉ कर लिया गया, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी फार्मर्स के लिए वो बढ़ गई। प्लस जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उन लोग ने वो कम कर दी थी। अब इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी मतलब कि इंडियन फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और ज़्यादा फूड ग्रेन्स आ रहे थे और ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहे थे, जिसके कारण इंडियन फार्मर्स को एक कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना पड़ा। उसके बाद जो फार्मर्स थे वो भी इंक्रीजिंगली फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, जिसके कारण जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्राइसेस बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्योंकि फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो अभी भी उतनी ही थी, तो इसके कारण जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए फूड ग्रेन्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जो क्वांटिटिव बैरियर्स थे वो सारे रिमूव कर दिए गए इम्पोर्ट्स से, ठीक है। तो मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते में इम्पोर्ट हो जा रहे थे, तो लोग भी मतलब इम्पोर्ट कर ले रहे थे बाकी कंट्रीज़ से, और इसके कारण जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई, और इसके कारण जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी ना वो भी कम हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, बहुत ज़्यादा लेबर सेविंग फॉरेन टेक्नोलॉजी आई, तो इसके कारण क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी थी वो तो लेबर सेविंग थी, तो अगर टेक्नोलॉजी आई तो मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, मशीन्स ने सभी जो मैन पावर थी उसको रिप्लेस कर दिया, और इसके कारण इकॉनमी में जॉबलेस ग्रोथ होने लगी। मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं। ग्रोथ किस कारण हो रही है? अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी के कारण हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, बट एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ कि गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उनके शेयर्स जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके चलते उन लोग का एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली कौन से रिसिप्ट्स होते हैं? जिनके कारण या तो कोई एसेट कम हो या तो कोई लाइबिलिटी बढ़े। तो डिसइन्वेस्टमेंट में जो PSUs हैं वो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं एसेट्स थे, तो जब उनके शेयर्स को सेल कर दिया तो उनके एसेट्स कम हो गए, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है।
ठीक है, बाकी ये दूसरी बात है, ये हम लोग डिटेल में मैक्रो में पढ़ेंगे बाद में। तो उसके बाद जो पैसा आया ना डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद, उस पैसे को गवर्नमेंट ने, जो शॉर्टेज हो रही थी रेवेन्यू में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी एंटरप्राइजेज आ रही थी उनके रेवेन्यू में जो भी शॉर्टेज हो रही थी, उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उन लोग ने यूज़ किया जो भी डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा आया। अगर उन लोगों ने इस पैसे को दोबारा इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया होता, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अपग्रेडेशन में यूज़ किया होता, उनको बेहतर बनाने में यूज़ किया होता, तो डेफिनेटली इकॉनमी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ होता। इस कारण से डिसइन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा फ़ायदा हमको नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, बेसिकली मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में मैंने पहले बता चुका है ना। तो जो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स लो कर दिया था कि अब हमें ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा और टैक्स डिविजन कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स रेवेन्यू था वो कम ही था, प्लस जो टैरिफ रेट्स थे वो भी कम कर दिए गए थे। इस कारण से जो उन लोग को इम्पोर्ट ड्यूटी के ज़रिए जो पैसा आता था वो भी कम हो गया था, प्लस जो कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और डोमेस्टिक इकॉनमी में इन्वेस्ट करें। इसके कारण कहीं ना कहीं उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, क्योंकि उन लोग ने इंसेंटिव दे दिए थे और कहीं ना कहीं इनकम भी कम हो गई थी, क्योंकि अब उन लोग को वो टैक्स नहीं मिल रहा था जो उन लोग को मिलता। इस कारण जो गवर्नमेंट के पास पैसा बच रहा था वो बहुत कम था एक्सपेंडिचर के लिए, और इस कारण जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गया। ओके, नेक्स्ट, लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब लॉपसाइडेड का मतलब होता है कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो जो ये ग्रोथ प्रोसेस थी ना, वो कुछ सेक्टर्स में तो बहुत अच्छी थी, जैसे कि सर्विस सेक्टर में, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत ख़राब थी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। So growth process did not include all sectors of the economy. It increasingly relied on service sector. Okay. Next, urban concentration of growth process. मतलब कि जो growth process थी वो कहीं ना कहीं urban areas में ज़्यादा concentrated थी। अब कोई भी MNC सोच लो, कोई भी MNC आपको रूरल एरिया में दिखती है क्या? नहीं दिखती, अर्बन एरिया में ही दिखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है ना, तो डेफिनेटली उन लोग वहाँ पे MNCs को खड़ा करना पसंद करते हैं। और इसके कारण जो रूरल अर्बन गल्फ होता है, जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में एक गैप होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ना, उनके बीच में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। सो MNCs ने इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और इस कारण कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो थे ना, उन लोग मार्जिनलाइज हो गए, उन लोग के प्रॉफिट्स काफ़ी कम हो गए। तो इस कारण कहीं ना कहीं इकॉनमी में एक तरीके से कोलोनियलिज्म आ गया, मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं कंट्रोल आ गया हमारी इकॉनमी में। यही हो जाता है इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। मतलब कि अब जो कंज्यूमर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट हो रहे थे, उन लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे थे। मतलब जितना उन लोग के पास मीन्स नहीं है, जितने उन लोग के पास पैसे नहीं है, उससे ज़्यादा खर्च कर रहे थे, बोरो करके खर्च कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं मतलब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, तो विच वॉज नॉट अ गुड थिंग। अब जितना आपके पास है उतना खर्च करो तो वो तो समझ आता है, लेकिन जब आप बोरो करके खर्च कर रहे हो देन डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं था। तो ये हो गए LPG के गुड और बैड इफ़ेक्ट्स। कहीं ना कहीं हम लोग ने एक अप्रेजल देख लिया। सो अब हम लोग ने पूरा वीडियो जैसे आप लोग ने देखा होगा, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, LPG उस टाइम पे ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी इकॉनमी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पा रही थी, और उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज़ करें, प्राइवेटाइज़ करें, ग्लोबलाइज़ करें, क्योंकि PSUs बहुत इनएफिशिएंट हो गई थी और उन लोग बहुत करप्ट हो गई थी और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं हम लोग को एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जैसे अपनी कंट्री का कंट्रोल है, अपनी कंट्री की इकॉनमी का जो कंट्रोल है, वो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स को ना दे दें, बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना दे दें। प्लस एग्रीकल्चर जिसमें इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, है ना।
और अनएम्प्लॉयमेंट का भी कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन तो ढूंढना चाहिए। माना कि लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट भी इकॉनमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ okay, I hope the chapter is clear to you, and if you like the video, then do stay tuned for more upcoming videos like this. Till then, goodbye.